बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्टार्ट करेंगे जी हम रिलेटिव मोशन से। ये रिलेटिव मोशन क्या होती है बच्चों? एक ऑब्जेक्ट के लिहाज से दूसरे ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है उसे हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये एक बोर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इससे मैं दूर जा रहा हूँ तो मैं इसके रिस्पेक्ट से मोशन में हूँ। अगर मैं इससे करीब आ रहा हूँ तो भी मैं इसके रिस्पेक्ट से मोशन में हूँ। और अगर मैं इसके लिहाज से जगह को तब्दील नहीं कर रहा तो मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट के लिहाज से जो दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन होती है उसे हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं जी रिलेटिव वेलोसिटी को। रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के लिहाज से दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके। अब बच्चों, यहां पे आपको दो कांसेप्ट देने हैं, एक एब्सोल्यूट क्वांटिटीज का और एक होता है रिलेटिव क्वांटिटीज का। ये दोनों समझने बहुत जरूरी है। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज कौन सी होती हैं बच्चों? एब्सोल्यूट क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू सेम रहती है फॉर ऑल द ऑब्जर्वर। तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, अभी मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए सेम रहती है, ठीक है। और फिर रिलेटिव क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी होती हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग होती हैं, ठीक है। व्हेन अ क्वांटिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर इट इज कॉल्ड रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मोशन हमारे पास एक रिलेटिव क्वांटिटी है। अब ये कंसेप्ट जो है मैं आपको 2-3 पॉइंट से समझाऊंगा, ठीक है। और ये पॉइंट समझना ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपको एक बेस प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। इसलिए मैंने इसके ऊपर डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहला कंसेप्ट देखिए जी, मोशन इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से मोशन में नहीं होगा, कुछ के लिहाज से वो रेस्ट में भी हो सकता है। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, पैसेंजर इनसाइड द बस आर एट रेस्ट with respect to the other passengers but in motion। वो मोशन में भी है with respect to person outside, ठीक है। एक बंदा जो आउटसाइड खड़ा है इसके रिस्पेक्ट से वो मोशन में भी है। ये बंदा बैठा हुआ है, ये अपने आसपास के लोगों को देखता है, उसके रिस्पेक्ट से वो जगह तब्दील नहीं कर रहा तो वो समझता है कि मैं रेस्ट में हूँ। अब इन पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट से वो रेस्ट में है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट से वो मोशन में है, बाहर की चीज़ों के रिस्पेक्ट से वो मोशन में है, ठीक है। तो एक ही वक्त में वो रेस्ट में भी है और एक ही वक्त में वो मोशन में भी है। तो हम कहते हैं कि मोशन इज नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज रिलेटिव, ठीक है। अब एक और एंगल से इस चीज़ को समझिए कि मोशन जो है वो हमारे पास एक रिलेटिव क्वांटिटी है, अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग दिखेगी, ठीक है। देखिए, ये एक छोटी सी रेल है, ठीक है, जिसके ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ए, ठीक है। और ये इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम है कि यहाँ से एक बॉल को ऐसे ऊपर उछालता है और वो बॉल वापस आके फिर उधर कैच हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रेन है, ये सॉरी ये जो रेल है, ये मूव कर रही है ऐसे विद सम वेलोसिटी v, और ये बाल जो है ऐसे ऊपर उछाली गई है, ऊपर गई और फिर वापस यूं नीचे आई है। अब इसके ऊपर खड़ा हुआ जो ऑब्जर्वर है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। याद रहे कि इस वक्त ये जो रेल है ये भी मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v, तो इसके ऊपर पड़ा हुआ ये जो पर्सन है, ऑब्जर्वर है, वो भी मूव कर रहा है, ये बॉल भी मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसको मोशन जो दिखेगी, इसकी कैसी मोशन दिखेगी कि ऐसे बॉल वर्टिकली ऊपर जाती है फिर ऐसे वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड आती है। ये मोशन इसको दिखेगी, इस ऑब्जर्वर ए को। अब इसी मोशन को अगर ये कहीं और खड़ा होकर देखे, यानी एट रेस्ट खड़ा हो, ये देखिए इस वक्त तो ये मूव कर रहा था ना, अब ऐसे ये ज़मीन पे खड़ा है, रेस्ट पे है, या कोई और ऑब्जर्वर ले लें, ऑब्जर्वर बी, वो रेस्ट पे है। और इसी तरह से हमारे पास ये छोटी सी रेल आ रही है विद सेम वेलोसिटी वी, और इसी तरह से ये बाल ऊपर ऐसे थ्रो करती है। तो इसको जो मोशन इसकी दिखेगी, यही मोशन इसको कुछ इस तरह से दिखेगी। इसको कैसे दिखेगी? ऐसे ऊपर और फिर वापस ऐसे नीचे, वर्टिकल मोशन। लेकिन यही मोशन इसको कैसी दिखी? इसको ऐसे पैराबोलिक दिखेगी। कैसे और क्यों? ये ऑब्जर्वर इस वक्त है रेस्ट में, इसने इस रेल को देखा है यहाँ पर, ये कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रही थी। जैसे इसने बाल को ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो किया, जब बाल यहाँ से निकलना शुरू हुई तो उसने देखा कि रेल इस पोजीशन पर है और बाल यहाँ पर है। अब क्योंकि रेल आगे को मूव कर रही है, ठीक है, विद सम वेलोसिटी v, तो फिर ये यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पर यूँ आ जाती है। लेकिन जो इसके ऊपर पड़ी हुई बॉल है वो भी तो इस रेल के ऊपर ही पड़ी है ना, उसके अंदर भी तो ये वाली वेलोसिटी मौजूद थी, ठीक है। और एक ऊपर की तरफ पुश कर दिया तो उसकी वजह से ये बॉल जो है वो इसको ऐसे पैराबोलिक शेप बनाती हुई देखिएगी, और जब ये वापस इस पॉइंट पर आएगी तो उसी पोजीशन के ऊपर आके बॉल यूँ गिर जाती है। तो इस ऑब्जर्वर ने इसी मोशन को ऐसे वर्टिकल ऑब्जर्व किया। इस ऑब्जर्वर के लिए ये मोशन जो है वो पैराबोलिक थी, ठीक है। अब एक ही मोशन है,
अलग अलग ऑब्जर्वर हैं, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए ये अलग अलग दिख रही है। इसको कैसे दिखेगी? वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसको कैसे दिखेगी? इसको दिखेगी जी ऐसे पैराबोलिक शेप में। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो ये देख सकते हैं कि ये अब एक ही मोशन है, वो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग दिख रही है। इसी तरह से अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ठीक है, जिससे मजीद आपका कंसेप्ट जो वो क्लियर होगा कि हमारे पास जो मोशन है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक पुलिस कार है जो कि 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है, रोड पे। अब ये एक और कार है, ये 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। एक जो है वो बाइकर है वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। एक बंदा है वो खड़ा है, रेस्ट पर है, 0 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। और जो साइकिलिस्ट है वो यहाँ से यूँ आ रहा है ऐसे, ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये जो यहाँ पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है वो अगर इस गाड़ी को देखे, जब इसके पास से यूँ गुजरेगी, तो आपने भी अक्सर ये फील किया होगा कि अगर गाड़ियाँ एक ही स्पीड, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जो गाड़ी आपको क्रॉस करके आगे जा रही होती है, ठीक है, वो आपको बहुत स्लोली आगे जाती हुई नजर आती है, बहुत स्पीड से आगे नहीं जाती। ठीक है, वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? जरा वो देखिए, ये गाड़ी जा रही है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जब ये इसको क्रॉस करेगी तो इसके अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर जो है वो जब इसकी वेलोसिटी को देखेगा तो वो उसको वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर पर सेकंड लगेगी, क्योंकि गाड़ी जब क्रॉस करती है बड़ी आराम से यूं क्रॉस करके आगे जा रही होती है। ऐसा ही होता ना, तो इसको जो इसकी वेलोसिटी देखेगी सिर्फ हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड। वो कैसे आई कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी माइनस करेंगे, 150 माइनस 120 तो आपके पास 30 मीटर पर सेकंड आता है। तो ये वाली जो गाड़ी है इस ऑब्जर्वर को जाती दिखेगी कितनी, 30 मीटर पर सेकंड, यानी ये गाड़ी इसके लिहाज से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही होगी। ठीक है, असल में स्पीड कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस ऑब्जर्वर को कितनी दिखेगी, 30 मीटर पर सेकंड दिखेगी। अच्छा, फिर जो ये बाइकर है जो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, जब ये गाड़ी इसको क्रॉस करेगी तो इसको लगेगा कि ये जो गाड़ी जा रही है वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, कैसे, 150 इसकी स्पीड थी, 100 इसकी थी, माइनस करें तो 50 आता है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस गाड़ी की स्पीड जो है वो 50 मीटर्स पर सेकंड होगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से जो हमारे पास ये एक साइकिल चलाने वाला शख्स आ रहा है, ठीक है, ये 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इसकी स्पीड सबसे लो 40 मीटर पर सेकंड। जब ये आ रहा है इधर को, तो जब इसको ये क्रॉस करेगी तो इसको लगेगा कि गाड़ी बहुत स्पीड से मेरे पास से गुजर गई है, और कितनी लगेगी, तकरीबन 190 मीटर पर सेकंड की स्पीड लगेगी। ये चीज़ आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, जब दो गाड़ियां ऐसे क्रॉस में जाती हैं इस तरह से, तो अगर उनकी स्पीड कम भी है, जब वो क्रॉस करती हैं तो आपको लगता है जैसे गोली की तरह गाड़ी गुजर गई है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से गुजर गई है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस गाड़ी की वेलोसिटी, जैसे साइकिल की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी जो है, अगर वो ऑपोजिट में आ रही है तो वो ऐड हो जाती हैं, ऑपोजिट में आ जाए तो वो ऐड हो जाती हैं, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको सिखाया कि ये 150 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये 120 से जा रही है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इस वाले ऑब्जर्वर को जो इसके अंदर बैठा हुआ है उसको इसकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ 30 मीटर पर सेकंड लगेगी। लेकिन अगर ये गाड़ियाँ ऐसे ऑपोजिट में आती हैं, एक 150 से और एक हमारे पास आती है 120 से, तो फिर इनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दिखती, लगभग कोई 270 के करीब आपको दिखती। बात समझ गए? अच्छा, तो इस तरह से जब, ये भी बात याद रखिए कि जब दो हमारे पास ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो आपको सब्ट्रैक्ट करके मिलती है। याद रखना ये पॉइंट, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और जब दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो मिलती है वो ऐड करके मिलती है। ठीक है, इसी वजह से वो आपको क्रॉस में जाते हुए बहुत ज़्यादा स्पीड लगती है, जैसे गोली की तरह गाड़ी गुजर गई है, और जब वो आपको ऐसे ओवरटेक कर रहा होता है तो आपको भले ही वो हाई स्पीड से हो, आप भी हाई स्पीड से हो, लेकिन आपको उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, बल्कि उसकी वेलोसिटी आपको कम लगती है। ठीक है, अच्छा जी, तो देख सकते हैं आप कि ये जो मोशन है वो हमारे पास एक क्या कहते हैं जिसको हम रिलेटिव क्वांटिटी है। क्यों, उसकी रीज़न क्या है कि अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से इसकी जो मोशन है वो अलग अलग है। ठीक है, इसकी मोशन लगी 30 मीटर पर सेकंड, इसके लिए थी 50 मीटर पर सेकंड, इसके लिए थी पूरी 150 मीटर पर सेकंड, और इसको लगी 190 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हमने ये कंसेप्ट सीख लिया कि मोशन जो है वो हमारे पास एक क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जी बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बहुत ही आसान और सिंपल सा कंसेप्ट है। और बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए, है बहुत आसान और सिंपल सी बात है। बच्चों ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता क्या होता है? ये असल में सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड कह लीजिए आप। ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट से कोई भी आप मेजरमेंट करते हैं। लाइक देखिए, मैं इस रूम में हूँ ना, ठीक है, इस रूम में यहाँ पर ये एक मार्कर पड़ा है इस पोजीशन में।
ठीक है। तो इस रूम में मैं देखना चाहता हूँ कि इस मार्कर की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन की मेजरमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इस जो कॉर्नर है वहाँ से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दे लूँगा। ऐसे मैंने वाई एक्सिस दे लिया, ठीक है, इधर को मैंने एक्स एक्सिस दे लिया, इधर को मैं जेड एक्सिस दे लेता हूँ। तो मैं बताता हूँ भाई एक्स एक्सिस से इतने फासले पर, वाई एक्सिस से इतने फासले पर और जेड एक्सिस से इतने फासले पर ये मार्कर जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो मैंने उसकी पोजीशन बता दी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ना, जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट्स करते हैं ना, सिंपली बच्चों इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। हम इसको यूं डिफाइन करते हैं, देखिए अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये असल में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन, यानी जिसके रिस्पेक्ट से आप मेजरमेंट्स लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसके रिस्पेक्ट से आप मेजरमेंट करते हैं, बात खत्म हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, देखो अब मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास कॉर्नर से, रूम के कॉर्नर से मैंने ऊपर वर्टिकली अपवर्ड वाई एक्सिस दे लिया, उस तरफ को मैंने जेड एक्सिस ले लिया, इस तरफ को मैंने एक्स एक्सिस दे लिया। अब मैं एक्स एक्सिस पे खड़ा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस वक्त मैं ओरिजिन से 1 मीटर के फासले पे खड़ा हूँ, ठीक है। और मैं मूव करता हूँ भाई, यहाँ से ऐसे चल जाता हूँ इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब मैं वहाँ से 2 मीटर के फासले पर चला गया। अगर मैंने देखना है कि मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो मैं क्या करूँगा, देखिए पहले वहाँ पर मैं जिस पोजीशन पर खड़ा था वो कितना था, 1 मीटर। अब मैं कितनी पोजीशन पर खड़ा हूँ, 2 मीटर। तो मैं क्या करूँगा, 2 मीटर माइनस 1 मीटर, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 मीटर। तो पता चला कि मैंने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो कोई भी जो मेजरमेंट्स आप लेते हैं ना, उसके लिए कोई ना कोई आपको रेफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ये सिंपली एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं जिसकी हेल्प से आप मेजरमेंट लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करेंगे जी, दो इसकी टाइप्स होती हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जरा उसको भी समझ लीजिए बच्चों। आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, अगर वो रेस्ट पर है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं समझाता हूँ कैसे। ये देखो, अब मान लो भाई ये आपका वो रूम है, या चले हम कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर के अंदर ही हमने एक रूम बनाया हुआ है, ये नीचे उसके टायर लगे हुए, ठीक है। अब इसके अंदर ना, यहाँ इस कॉर्नर से आपने एक वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस ले लिया आपने, ठीक है। ये आपका आ गया वो रूम कह लें, कंटेनर कह लें, जो भी आप समझना चाहते हैं, ये ट्रेन का बॉक्स कह लें, ठीक है। अब अगर ये रेस्ट पे है, ये जो कंटेनर है वो रेस्ट पे है, तो इसके अंदर पड़े हुए कोऑर्डिनेट एक्सिस भी रेस्ट पे होंगे। तो इस वक्त आपका ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये मूव कर रहा है तो फिर जरूरी है कि ये मूव करे विद कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर ये मूव करेगा, यानी वेलोसिटी को चेंज नहीं करना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने की वजह से भी ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। याद रहे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो बॉडी रेस्ट पर हो, या फिर अगर मूव कर रही है तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, क्योंकि दो सूरतों में एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। या बॉडी रेस्ट में हो फिर भी एक्सेलरेशन नहीं होता, या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तब भी एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होता। तो जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सिंपली उसका नाम हमने रख दिया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यूं डिफाइन करेंगे इसको, जरा देखिए, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पर हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। ए शुड बी इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एग्जांपल में भाई आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप कंटेनर की एग्जांपल ले लो जो मूव कर रहा हो एट रेस्ट, सॉरी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर रेस्ट पर हो। तो मैंने ये कंडीशन लिखी है, इफ ए इज जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो फिर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। कितना आसान है ये, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं पहले ही समझा चुका हूं, सुन लीजिए जरा गौर से इसको एक बार। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग इज नाउन एज नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ, सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब ये मैंने बताया जी, ये कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर आपने ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हुए हैं। अगर ये कंटेनर है, ये मूव करना शुरू कर दे और अपनी वेलोसिटी को बढ़ाए या अपनी वेलोसिटी को कम करे, यानी इसमें एक्सेलरेशन आ गया। अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा इस कंटेनर में, तो इसके अंदर मौजूद जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा,
देखो ना, अगर ये एक जैसी वेलोसिटी से मूव करे यूनिफॉर्म से, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। और अगर ये एक्सेलरेट होगा यानी अपनी वेलोसिटी को उसने बढ़ा दिया, या डी एक्सेलरेट हुआ यानी अपनी वेलोसिटी को उसने कम कर दिया, तो फिर इसके अंदर जो मौजूद कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो भी तो एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट होगा ना। तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि अब हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो कि एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट हो गया, इसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चाहे तो एक और डायग्राम यहाँ बना दे, मेरे पास स्पेस कम थी, मैंने एक ही बनाई है। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया अगर ए जीरो है तो इनर्शियल, ए जीरो नहीं है तो फिर हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग बना दें, इसको शो करें विद मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नीचे एक और बना के शो कर दें विद मूविंग विद सम एक्सेलरेशन ए, यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल में यही बात लिख सकते हैं, भाई एक बस है या कोई भी आपके पास बॉक्स है, कंटेनर है जो मूव कर रहा है विद सम इंक्रीज इन वेलोसिटी, या आप यूँ कहते हैं विद सम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो आपके पास एग्जांपल हो जाती है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ठीक है, उसके बाद फिर बच्चों हम बात कर लेते थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। अब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है बच्चों, हमने रियल लाइफ के अंदर ये चीज़ें ऑब्जर्व की थी कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना, उसकी जो मोशन होती है वो क्या होती है जी, रिलेटिव होती है। मुख्तलिफ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से उसकी वैल्यू अलग अलग मिलती हैं, है ना। यहाँ पे हमने देखा भाई ये जो गाड़ी जा रही थी पुलिस की 150 स्पीड थी उसकी, इसके रिस्पेक्ट से इसकी जो वेलोसिटी थी वो 30 मीटर पर सेकंड थी, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से 50 मीटर पर सेकंड थी, इसके लिहाज से 150 मीटर पर सेकंड थी, इसके लिहाज से 190 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, कुछ इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ इसे अवे मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसकी वजह से ना इन सबको अलग अलग वेलोसिटी अब देखने को मिल रही थी। अब आइंस्टाइन ने यही एक्सपेरिमेंट लाइट के लिए किया। उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर एक ऑब्जर्वर लाइट की डायरेक्शन में मूव करे या लाइट की डायरेक्शन से ऑपोजिट मूव करे, लाइट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। यहां पर तो देखो चेंज मिल रहा था आपको। अगर आप गाड़ी जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ पुलिस वैन लेके जाएंगे, आपको वेलोसिटी में चेंज दिखेगा। इसकी 150 थी, आपको 120 मिलेगी, आपको 100 मिलेगी। ऑपोजिट में लेके आओगे, आपको देखो फिर चेंज मिल रहा है, 190 मिल रहा है ना, 180 की स्पीड मिल रही है। ठीक है, लेकिन जब आइंस्टाइन ने लाइट के लिए इसको ऑब्जर्व किया तो देखा गया कि चाहे ऑब्जर्वर जो है वो लाइट की डायरेक्शन में मूव कराओ, चाहे उससे अवे मूव कराओ, चाहे उसको रेस्ट पे रखो, तीनों केसेस के अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट उसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा। तो यहां पे फिर जो क्लासिकल फिजिक्स है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो फिर आते हैं जी हमारे पास आइंस्टाइन और वो बताते हैं कि भाई ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। चाहे कोई ऑब्जर्वर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मूव कराओ या कोई ऑब्जर्वर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट मूव कराओ, दोनों के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कैसे, क्यों ऐसा होगा, उसने बताया कि आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, c इज इक्वल टू क्या होती है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, d/t। डिस्प्लेसमेंट को उसने स्पेस से शो किया और t उसने टाइम से शो किया, और c उसने कहा कि ये स्पीड ऑफ लाइट है। उसने कहा कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो कांस्टेंट रहती है। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट यानी स्पेस और टाइम है ना, ये अपने आप को रीएडजस्ट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट में इजाफा आएगा, ऐसे इंक्रीज आएगा, तो टाइम में इंक्रीज आएगा और ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज आएगा तो टाइम में भी डिक्रीज आएगा और ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी। बात समझ रहे हो। अब ये चीजें अभी आगे हम डिटेल से सीखेंगे, अभी सिर्फ इस चीज को एक बार सुन लीजिए। ठीक है, उसने कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती। वजह क्या है, c इज इक्वल टू d/t, ये स्पेस और ये टाइम। उसने कहा स्पेस और टाइम रीएडजस्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है उसको कांस्टेंट रखते हैं। अगर d बढ़ेगा तो t बढ़ जाएगा, अगर d कम होगा तो t कम हो जाएगा, लेकिन जो रेशियो है उसकी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है। दिस थ्योरी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल फिनोमेना। ये थ्योरी इस्तेमाल होती है फिजिकल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए। कौन से फिजिकल फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए, फॉर द ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन, उन ऑब्जर्वर के लिए जो कि रिलेटिव मोशन में होते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस थ्योरी के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक को हम बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक को हम बोलते हैं जी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इनमें क्या डिफरेंस है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो जनरल है ना, ये सिर्फ डील करती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो डील करती है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछी जाती है कि हमारे पास जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें क्या फ़र्क है। ये जो है जनरल थ्योरी, ये आपको प्रॉब्लम्स को डील करेगी। कौन से प्रॉब्लम्स को? जो कि रिलेटेड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। और जो आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये डील करेगी कौन से प्रॉब्लम्स को? इन्वॉल्विंग द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ओके। तो हमने क्योंकि बात करनी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, और इसी के दो पोस्टुलेट है जो भी हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, दो पोस्टुलेट हैं इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जिसमें पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है? लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हैं, यानी एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और आसान बताऊं तो अगर आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो रेस्ट पर है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो क्या था हमारा? वो था हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रहते हुए फिजिक्स के तमाम लॉज जो हैं वो इसी तरह से फॉलो होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अच्छा। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं। भाई आपने क्या करना है, एक लैब बना लिया आप ऐसे कंटेनर में, ठीक है, और उस लैब में आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जो इनिशियली एट रेस्ट थी, और उससे कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेंगे। फिर आप क्या करते हो, वही एक्सपेरिमेंट जो है वो उस लैब को मूव कराते हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फिर से वो एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको सेम रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के जो लॉज हैं वो सेम रहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, चाहे आपकी लैब रेस्ट में है, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। दोनों केसेस के अंदर आपके एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम रहेंगे। इसके अलावा एक और भी एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी है। pouring of tea in an aeroplane moving with a constant speed is same as on the earth। अब pouring of tea कहते हैं भाई आपने क्या किया जी, ऐसे चाय डाल दी कप के अंदर ऐसे करके, अंधेरे लें चाय। अगर आप ये काम जमीन पे रुक के करते हैं बड़ी आसानी से होता है, ठीक है। और अगर आपका एरोप्लेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फिर भी अगर आप ऐसे ही कप में डालते हैं चाय, तो बिल्कुल उसी तरह से आराम से चाय डालेगी कप के अंदर जैसे कि जमीन के ऊपर डाल रही थी। कोई ऐसा नहीं होगा चाय इधर गिरे या इधर गिरे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए देखा आपने कि ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था जो कि अर्थ के ऊपर जो एट रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उस पर किया गया, फिर एक एरोप्लेन जो कि मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी उस पर किया गया, तो दोनों में कोई फर्क नहीं था। ठीक है, अच्छा जी। अब हम बात करते हैं जी पोस्टुलेट नंबर 2 की। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है? पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल द ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तमाम ऑब्जर्वर के लिए क्या है? सेम है। यहां पे देखा आपने, ये जो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक देखा गया, रियल लाइफ के अंदर हमने सारे एक्सपेरिमेंट देखे कि अगर ये पुलिस कार 150 स्पीड से मूव कर रही है, तो अलग अलग ऑब्जर्वर जो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इन सबको इसकी वेलोसिटी अलग अलग दिखेगी। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के लिए ऐसा नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट के लिए इन तमाम ऑब्जर्वर की जो ये, चाहे ये ऑब्जर्वर हो, चाहे ये ऑब्जर्वर, चाहे ये कोई भी देख ले, स्पीड ऑफ लाइट जो है इन सब के लिए सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, उसकी वजह क्या है मैं आपको यहां पे बता चुका हूं कि स्पेस और टाइम खुद को रीएडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें चेंजिंग आती है, लेकिन जो इनमें रेशो होती है वो कांस्टेंट रहती है। अगर डिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, तो टाइम कम हो जाता है, टाइम भी बढ़ता है। अगर डिस्टेंस कम होता है तो टाइम भी कम हो जाता है, लेकिन रेशो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं छोटी सी एक। लेट द टू ऑब्जर्वर मेजरिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। दो ऑब्जर्वर हैं जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को मेजर कर रहे हैं, सच दैट वन इज एट रेस्ट, उनमें से एक जो है वो रेस्ट पे है, एंड द अदर इज मूविंग अवे फ्रॉम इट, और एक दूसरा है जो कि उससे दूर मूव कर रहा है, लाइट से दूर मूव कर रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम इट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी रिजल्ट्स ऑफ बोथ ऑब्जर्वर इज सेम। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसके मुताबिक इन दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे वे सेम होंगे, चाहे एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, वो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर कर रहा है, चाहे वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट मूव करे और फिर उसकी जो स्पीड है उसको मेजर करे, तो दोनों सूरतों में जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।